मैं आपको पढ़ा रहा हूँ धन संपत्ति का मनोविज्ञान और इसके राइटर हैं मॉर्गन हाउसल। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है थिंक टैंक और ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल का मेन मकसद तो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए है। दोस्तों, आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए। इस चैनल को अगर आप शेयर करते हैं वो भी एक डोनेट है। आप इस चैनल के वीडियो को पूरा देखते हैं तो वो भी एक डोनेशन है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो वो भी एक डोनेशन है। आप किसी भी प्रकार से आप डोनेशन दे सकते हैं। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि गरीब बच्चों के पास उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं होता। हम कम से कम उनकी उम्मीद तो बन सकते हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा तो दे सकते हैं जो उनको आगे बढ़ने में सहायक हो। तो दोस्तों, अगर देश का बच्चा उन्नति करता है तो देश भी उन्नति करता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो आप कीजिए। वे लोग जो उत्तरजीविता के लिए संघर्ष कर रहे हों, उनके द्वारा किया गया अपराध अलग बात है। एक नाइजीरियन ठग ने एक बार द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उसे दूसरों को चोट पहुंचाने से गिलानी का अनुभव होता है, लेकिन गरीबी आपको दर्द महसूस नहीं होने देती। जो गुप्ता और मैडोफ ने किया वह अलग था। उनके पास पहले से सब कुछ था, अकल्पनीय संपत्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता, और उन्होंने इस सब को जाने दिया क्योंकि उन्हें और अधिक चाहिए था। उन्हें पर्याप्त का बोध नहीं था। ये चरम उदाहरण हैं, लेकिन इस आचरण के गैर अपराधी संस्करण भी हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट हेज फंड में काम कर रहे कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से दसों सैकड़ों मिलियन डॉलर के मालिक थे और उनकी संपत्ति में से अधिकांश उनके खुद के फंड में निवेशित थी। फिर और अधिक पाने की लालसा में उन्होंने इतना जोखिम उठाया कि सब खो बैठे। 1998 में इतिहास की सबसे दृढ़ अर्थव्यवस्था और सबसे अच्छे बुल मार्केट के बीच वॉरेन बफेट ने बाद में इसका इस तरह वर्णन किया। वह पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी, उन्होंने वह सब दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और आवश्यक था। और यह मूर्खता है, यह साफ मूर्खता है। जो आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दांव पर लगाते हैं जो ज़रूरी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। जो आपके पास है और ज़रूरी है, उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको ज़रूरत नहीं। यह एक ऐसी बात है जो उतनी ही प्रत्यक्ष है जितनी कि अनदेखी। हम में से शायद ही कभी किसी के पास 100 मिलियन डॉलर हों जैसे गुप्ता और मैडोफ के पास थे, लेकिन यह किताब पढ़ रहे लोगों में से कुछ प्रतिशत अपने जीवन के एक पड़ाव पर इतना वेतन अवश्य कमा सकेंगे जिससे वे अपनी हर जायज़ ज़रूरत पूरी कर सकें और साथ ही उसमें से भी काफ़ी कुछ पा सकें जो वे चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो ये कुछ बातें याद रखें। सबसे कठिन वित्तीय कौशल गोलपोस्ट को चलने से रोकना है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगर नतीजों के साथ उम्मीदें बढ़ती रहें तो अधिक पाने की चेष्टा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि और अधिक प्रयास के बाद आप फिर वैसा ही महसूस करेंगे और यह खतरनाक होता जाता है जब ज़्यादा का स्वाद ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा प्रतिष्ठा, संतुष्टि से ज़्यादा महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। उस परिस्थिति में आगे बढ़ाया हुआ एक कदम गोलपोस्ट को 2 और कदम आगे धकेल देता है। आपको लगता है जैसे आप पीछे छूट रहे हैं,
और गति बनाए रखने का एकमात्र तरीका और अधिक जोखिम उठाना है। आधुनिक पूंजीवाद दो चीज़ों में माहिर है, धन दौलत उत्पन्न करने में और साथ ही जलन उत्पन्न करने में। शायद ये दोनों साथ साथ ही पाए जाते हैं। अपने साथियों से आगे बढ़ने का जुनून सफलता का ईंधन हो सकता है, लेकिन पर्याप्त के बोध के बिना जीवन में कुछ मजा नहीं। खुशी, जैसा कि कहा जाता है, उम्मीदों के बिना नतीजे हैं। यहाँ असल समस्या सामाजिक तुलना है। एक नए बेसबॉल खिलाड़ी के बारे में सोचिए जो प्रति वर्ष $5 लाख कमाता है। वह हर परिभाषा से अमीर है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वह उसी टीम के लिए खेलता है जिसके लिए माइक ट्राउट, जिसके पास 12 वर्षीय $430 मिलियन का अनुबंध है। अब तुलना करें तो वह नया खिलाड़ी दिवालिया प्रतीत होगा। लेकिन अब माइक ट्राउट की तरह सोचिए, $36 मिलियन प्रति वर्ष बेतहाशा धनराशि है, लेकिन 2018 में उच्चतम आय वाले हेज फंड प्रबंधकों को शीर्ष 10 की सूची में आने के लिए $340 मिलियन प्रति वर्ष कमाना आवश्यक था। ट्राउट जैसे लोग संभवतः अपनी आय की तुलना ऐसे लोगों से करते होंगे, और जो हेज फंड प्रबंधक $340 मिलियन प्रति वर्ष कमाता है, वह शायद खुद की तुलना शीर्ष 5 हेज फंड प्रबंधकों से करता होगा, जिन्होंने 2018 में कम से कम $770 मिलियन कमाए। वे शीर्ष प्रबंधक वॉरेन बफेट के जैसे किसी से प्रेरित हो सकते हैं, जिनकी निजी संपत्ति 2018 में $3.5 बिलियन बढ़ गई। बफेट के जैसा कोई शायद जेफ बेजोस से प्रेरित हो सकता है, जिनकी शुद्ध संपत्ति 2018 में $24 बिलियन बढ़ गई। एक ऐसी राशि जिसका प्रति मिनट भाग अमीर बेसबॉल खिलाड़ी की पूरे साल की कमाई से अधिक है। मुद्दा यह है कि सामाजिक तुलना की छत इतनी ऊंची है कि वस्तुतः कोई इसे नहीं छू पाएगा, जिसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, या फिर जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि कभी इसे लड़ा ही नहीं जाए। यह मान लेना कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है, फिर चाहे वह दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों ना हो। मेरा एक दोस्त हर साल, डीलन ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, लास वेगास के कसिनो में जीतने का सिर्फ एक तरीका है, वह यह कि जैसे ही आप अंदर आएं, वापस बाहर निकल जाएं। और ठीक इसी तरह दूसरों की संपत्ति से तुलना करने का खेल भी काम करता है। पर्याप्त बहुत कम नहीं होता। पर्याप्त होने का विचार रूढ़िवाद के जैसा लग सकता है, जिसमें अवसरों और क्षमता को छोड़ दिया जाए। मुझे नहीं लगता यह ठीक है। पर्याप्त का मतलब यह समझना है कि इसका विपरीत और अधिक की भूख आपको पछतावे के छोर पर लाकर खड़ा कर देगी। यह जानने का एकमात्र तरीका कि आप कितना खाना खा सकते हैं यही है कि आप तब तक खाना खाएं जब तक बीमार ना पड़ जाएं। कुछ ही लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उल्टी करने की तकलीफ खाने के स्वाद से ज़्यादा होती है, लेकिन किसी कारण यह तर्क व्यवसाय और निवेश में नहीं चलता, और अधिकतर लोग तब जाकर रुकते हैं जब वे टूट जाएं या रुकने पर मजबूर हो जाएं। यह अबोध रूप में कुछ ऐसा भी हो सकता है, अपने काम में अक्रियाशील हो जाने से लेकर एक जोखिम भरा निवेश आवंटन जिसे आप कायम ना रख सकें। दूसरी तरफ दुनिया में रजत गुप्ता और बर्नी मैडोफ जैसे लोग हैं जो चोरी करने पर उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना नतीजे की परवाह किए हर डॉलर हासिल करना जरूरी है। जो भी हो, हर एक संभाव्य डॉलर को ठुकराने की
असमर्थता आगे चलकर आपको भारी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें जोखिम में डालने लायक नहीं होती, चाहे संभाव्य लाभ कितना ही अधिक हो। जेल से रिहा होने के बाद रजत गुप्ता ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीख पाई है, कभी भी किसी चीज़ से हद से ज़्यादा अनुरक्त ना हो। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियाँ या इनमें से कुछ भी। मैं अब इस बारे में सोचता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, जो हुआ उसने मेरी प्रतिष्ठा अनुचित रूप से नष्ट कर दी, और यह तभी तकलीफ देता है अगर मैं अपनी प्रतिष्ठा से बहुत लगाव रखता हूँ। यह शायद उनके अनुभव से लिया जाने वाला सबसे खराब सबक मालूम पड़ता है, और मुझे लगता है कि यह एक ऐसे आदमी का खुद को तसल्ली देने के लिए बहाना है जो बुरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा वापस चाहता है, लेकिन अब वह जा चुकी है। प्रतिष्ठा अमूल्य है, आज़ादी और स्वावलंबन अमूल्य है, परिवार और दोस्त अमूल्य हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे प्यार पाना अमूल्य है, खुशी अमूल्य है, और इन सबको बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि कब आपको वे जोखिम उठाना बंद कर देना चाहिए जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। यह जानना कि कब आपके पास पर्याप्त है। अच्छी खबर यह है कि पर्याप्त का निर्माण करने वाला सबसे शक्तिशाली औजार अद्भुत रूप से सरल है और ऐसे जोखिमों की मांग नहीं करता जो इनमें से किसी भी चीज़ को हानि पहुंचाए। यह अगला अध्याय है।